नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। समान अध्ययन के रैपिड फायर में भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। यह चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है। जीके जीएस से संबंधित जिस किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक नाभिकीय गुण है, पूछ रहा है कि एक नाभिकीय गुण है, तो आप कहेंगे रेडियोधर्मिता क्या है? एक नाभिकीय गुण है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशीतक दोनों के लिए किसका प्रयुक्त होता है? पूछ रहा है कि जो विमंदक और प्रतिशीतक दोनों के लिए उपयोग हो जाता है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे कि D2O अर्थात भारी जल होता है, वह न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रतिशीतक दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप, बोल रहा है यूरेनियम 235 आइसोटोप का प्राकृतिक कृत्रिम रूप से पाया जाता है। समझिएगा, जो प्राकृतिक यूरेनियम है जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है? आप कहेंगे समृद्ध यूरेनियम। ठीक है, समृद्ध यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कह रहा है सितारों अर्थात मतलब सूर्य एक तारा, उसी में मतलब सूर्य में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना, यही सूर्य या तारों में अक्षय ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूछ रहा है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन द्वारा। हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो वह नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप कहेंगे नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? पूछ रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो आप कहेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन जो होता है वह नियंत्रित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन है वह नियंत्रित होता है, लेकिन परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछ रहा है कि एटम बम जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, एटम बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। याद रखना, नाभिकीय संलयन नहीं होता है, याद रखिएगा। एटम बम व परमाणु बम जो होते हैं, एटम बम व परमाणु बम जो होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन कभी नहीं लगाना है। ठीक है, एटम बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। वही कह रहा है अगले क्वेश्चन में परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम में कार्यकारी सिद्धांत क्या है? आप कहेंगे ड्यूटेरियम का। ठीक है, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का कार्य आपको याद रखना है, जो परमाणु बम होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम में क्या होता है? तो आप कहेंगे उसमें नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है जो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कौन आधारित है? आप कहेंगे हाइड्रोजन बम। जो हाइड्रोजन बम होता है यह संलयित अभिक्रिया पे, ठीक है, यह संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है उसका नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। अर्थात अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? आप कहेंगे हाइड्रोजन बम। क्या? हाइड्रोजन बम। एटम बम या परमाणु बम किस सिद्धांत कार्य करता है? आप कहेंगे नाभिकीय विखंडन द्वारा, लेकिन
हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन द्वारा काम करता है, वह भी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जिससे वह जलता है वह है, तो आप कहेंगे जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जिसका वह जितना वह जलता है वह है, तो आप कहेंगे एक ब्रीडर रिएक्टर। एक ब्रीडर रिएक्टर जो होता है वह विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न कर सकता है जितना वह जलता है। ठीक है, जितना जलता है उससे ज़्यादा वह क्या कर सकता है, ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है। जो कल्पक्कम क्षेत्र है तमिलनाडु का, वह किस चीज़ के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहा है? आप कहेंगे परमाणु शक्ति योजना। ठीक है, परमाणु शक्ति योजना के कारण कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है। अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है सभी जगह। ठीक है, ड्यूटेरियम का प्रयोग होगा। ठीक है, वहाँ पे भारी जल का प्रयोग होगा, D2O का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो कल्पक्कम में है, याद रखना, पर्सनली इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि जो कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर लगा है वहाँ पे शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कि उसमें हमारा गलित सोडियम का प्रयोग होता है। गलित सोडियम का प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है, नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं हो सकता? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है भारत का परमाणु संयंत्र, ठीक है, IV अर्थात फोर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। आप कहेंगे जो चौथे भूकंपीय पेटी में उपस्थित है भारत का परमाणु संयंत्र वह कौन है? तो आप कहेंगे नरौरा। नरौरा कहाँ पे है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु रिएक्टर है जो चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन है? ठीक है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन है? तो आप कहेंगे कैगा परमाणु रिएक्टर जो हमारा कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के सदस्य देशों की संख्या है। यह क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः अपने टेकोमैक डिजाइन होती है वे हैं। कह रहा है वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। अब जहाँ संलयन की बात होती है, जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है, तो वहाँ पे बहुत अधिक तापक्रम होता है। मतलब सूर्य में कितने ताप होते हैं? ताप कहेंगे बहुत अधिक होता है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? ताप अधिक होता है। वही कह रहा है वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है। ठीक है, जो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा कार्य करते हैं उनकी डिजाइन कैसी होती है? तो आप कहेंगे टोकोमैक डिजाइन होती है। वह क्या होता है? तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय संलयन रिएक्टर में बहुत ज़्यादा तापक्रम होता है तथा वह टोकोमैक डिजाइन पर होती हैं। देखिए दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है विविध। ठीक है, विविध में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं विविध का आज हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। ठीक है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो वह कौन सा तत्व है? तो आप बताएंगे 284 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन 14 होता है। ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो होता है 14 होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 284। ठीक है, अर्थात सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा 284 होगा और इसी का परमाणु, जैसे ये परमाणु क्रमांक होता है ना, उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो 284 जो है अर्थात 14 जो होता है वो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, 14 परमाणु क्रमांक किसका है? सिलिकॉन का है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 284 होगा। अगला क्वेश्चन है भोजन को संग्रहित करके डिब्बे में इलेक्ट्रोप्लेटिंग से धातु का उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो भोजन को संग्रहित किया जाता है तो उसमें डिब्बे में जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे एशियन अर्थात टिन का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे टिन का। अगला क्वेश्चन है इटली के भौतिक शास्त्री
ठीक है। गुगली एम्लो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में किसका आविष्कार किया गया था? आप कहेंगे इटली के एक भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम गुगली एल्मो मार्कोनी था। वह 1890 के दशक में रेडियो का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है 1919 में जी ब्राडशा ने ब्रिटेन में किसका आविष्कार किया था? आप कहेंगे 1919 में जी ब्राडशा ने ब्रिटेन में हमारा स्कूटर का आविष्कार किया था। आपको इतना ही याद रखना है कि जो गुगली एल्मो मार्कोनी थे, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, जो इटली के निवासी थे और 1890 ईस्वी में किए थे। अब स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो आप कहेंगे जी ब्राडशा ने ब्रिटेन में स्कूटर का आविष्कार किया, वह जो 1919 में किया था। 1919 के दशक में जी ब्राडशा ने ब्रिटेन में स्कूटर का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है 1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने किसका आविष्कार किया? पूछ रहा है कि 1852 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस थे जिन्होंने किसका आविष्कार किया? तो आप कहेंगे लिफ्ट का। ठीक है। आप बड़े बड़े कंपनियों में जो लिफ्ट का यूज होता है उसका आविष्कार किसने किया? तो आप कहेंगे अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने जो 1852 ईस्वी में लिफ्ट का प्रयोग किया अर्थात आविष्कार किया। और जी ब्राडशा ब्रिटेन के थे, उन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया। गुगली एल्मो मार्कोनी ने क्या? रेडियो का आविष्कार किया। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है। पूछ रहा है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी % होती है? तो आप कहेंगे 20%। अगला क्वेश्चन है विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। विकिरण के लिए किसकी आवश्यक नहीं होता है? तो आप कहेंगे जो है विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आप कहेंगे माध्यम की। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम है। ठीक है। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। ठीक है। हिग्स बोसॉन कण का नाम सामान्यतः क्या है? आप कहेंगे ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, इसका कारण क्या है? जो आप लोग गर्मियों में मिट्टी का घड़ा खरीद के उसमें पानी भर देते हैं, वह जल ठंडा रहता है, तो उसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे जो उष्मा होती है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे हमारा मिट्टी के घड़े में रखा जल ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लेजर एक युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है, जिसमें किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो आप कहेंगे लेजर एक ऐसी युक्ति होती है जिसे किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो आप कहेंगे उद्दीपित विकिरण के द्वारा। लेजर लाइट में जो लाइट आती है वह उद्दीपित विकिरण के कारण आती है। लेजर एक युक्ति है जिसमें किसके द्वारा उसको उत्पन्न की जाती है, अर्थात लेजर जो उसमें रेज निकलती है वह किसके कारण निकलती है? तो आप कहेंगे उद्दीपित विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो स्वचालित कलाई घड़ी होती है उसमें ऊर्जा कैसे मिलती है? तो आप कहेंगे हमारे हाथों के विभिन्न संचलन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ठीक है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कैसे मिलती है? तो कहेंगे हमारे हाथों के विभिन्न संचलन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? आप कहेंगे जब अर्धचंद्र होता है उस समय सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना अधिक कठिन होता है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, अर्थात बर्फ की तुलना में सड़क पर घर्षण बल अधिक लगता है, जिससे हम लोग सड़क पर आसानी से चल लेते हैं और बर्फ पे हम आसानी से चल नहीं पाएंगे क्योंकि घर्षण बल काम नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। कह रहा है जो दूरदर्शन के संकेत मिलते हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे पृथ्वी का सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाती। यदि एक जहाज नदी के समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? आप कहेंगे जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो कम लवणता से अधिक लवणता में जब प्रवेश करेगा तो क्या है? जहाज ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन को
विकृत नहीं करता, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो आप कहेंगे जो अवरक्त किरणें होती हैं, जो इंफ्रारे होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू पर रीडिंग क्या होगी। जैसे आप तराजू पे खड़े हो जाइए, ठीक है। जब एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पे खड़ा है, अर्थात बहुत यूनिक है, थोड़ा थोड़ा भी मात्रा को वह अध्ययन कर लेता है, ऐसा तराजू है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा को भी ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसको भी काउंट कर लेता है, तो वह एक संवेदनशील तराजू कहलाएगा, ठीक है। एक संवेदनशील तराजू जब आप खड़े हो जाएंगे, यदि आप अपनी सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आप सांस खींच रहे हैं, तो तराजू की रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे जब आप अंदर सांस को खींचेंगे तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर की सांस को आप अंदर लेते हैं तो वो संवेदनशील तराजू है, तो उसमें क्या होगा, उसकी रीडिंग बढ़ने लगेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक अंश किसका है। तो आप कहेंगे ऊष्मीय ऊर्जा का। साधारण टार्च सेल, ठीक है, के टर्मिनलों को बनाता है, आप कहेंगे साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, तो आप कहेंगे जिंक कार्बन। जिंक कार्बन जो होता है वह साधारण टार्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। अगला क्वेश्चन है, आप आंधी तूफान में कार से यात्रा कर रहे हैं, तड़ित या बिजली स्वयं से रक्षा करेंगे, आप क्या करेंगे। कह रहा है कि अगर बहुत तेज आंधी तूफान आ जाए और आप कार में यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय जब बिजली चमकने लगे तो आप अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे, आप कार में ही रहेंगे और आप उसमें सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। एक्सरे किरणें जो पदार्थ से अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं वह कहलाती हैं, तो आप कहेंगे कठोर एक्सरे किरणें। अगला क्वेश्चन है जो सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, आप बताएंगे, आपको चारों याद रखना है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सिल्वी कल्चर शहतूत के वृक्ष पर ठीक है, शहतूत के वृक्ष पर रेशम पालन सिल्वी कल्चर, ठीक है। वीटी कल्चर अंगूर पालन, फीसी कल्चर मछलियां पालन से संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी, याद रखिए, एपी कल्चर मधुमक्खी, सिल्वी कल्चर शहतूत के वृक्ष पर रेशम पालन, वीटी कल्चर अंगूर, पीसी कल्चर मछलियां। अगला क्वेश्चन है, रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सहगुण का कारण क्या है। आप कहेंगे जो रेन कोट यूज करते हैं, वर्षा में हम रेन कोट का यूज करते हैं, और जो तंबू का प्रयोग होता है वह वर्षा सहगुण का कारण, मतलब वह वर्षा को रोक लेते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो आप कहेंगे उसका पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, ठीक है, रेन कोट हो गया या तंबाकू का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वह जो है वर्षा को रोक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रह लेती हैं, ठीक है, बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रह लेती हैं, इसका कारण क्या है। तो आप कहेंगे मछलियां झील के अंदर क्या है, मछलियां झील के अधः स्थल चली जाती हैं जहां पे पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। जो मछलियां होती हैं, जैसे बर्फ जो है पानी के सतह जमेगा, लेकिन मछलियां वहां पर चली जाती हैं, अंदर स्थल में चली जाती हैं जहां पे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, इसका कारण क्या है। तो आप कहेंगे पृथ्वी का सतह वक्राकार होना। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आज के, ठीक है, देख लेते हैं। पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है, पूछ रहा है कि पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है, आप कहेंगे एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर किक मारना, ठीक है, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक मारना एक पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, ठीक है। पूर्ण प्रत्यास्थ क्या होगा, जब आप किसी वस्तु को दीवार पे फेंक के मारते हैं, अगर वह पुनः रिटर्न नहीं आती है, ठीक है, तो वह क्या होगा, हमारा पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब आप फुटबॉल पर किक मारेंगे तो वह पुनः लौटकर चला आएगा, इसलिए वह पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप बढ़ाए जाने पर क्या होता है। जब अर्धचालक में प्रतिरोध ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है,
क्या बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाए जाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है। ठीक है, आप कहेंगे 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि वह कुचालक होता है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल का हमारा टॉपिक होगा रसायन विज्ञान। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।